नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका नैन्सी जर्नल पर। मित्रों, आज की कविता अपनी आरंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वेडनेसडे को बेटियों की जो पोइम है उसे दोबारा से एडिट करके लाऊंगी, लेकिन मैंने दोबारा से बेटियों की जो पोइम है उसे देखा। मुझे उसमें इतनी त्रुटियां नज़र नहीं आई, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो उतनी छोटी सी पॉइंट थी, वो उसको एडिट करते हैं हम, दोबारा डालते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो उस बीच मैंने जो अपनी ये वाली पॉइंट है जो अभी मैं रिलीज़ कर रही हूँ, मैंने उसे ही एडिट किया है उस बीच। तो उसने मतलब ज़्यादा नहीं भी, लेकिन फिर भी उसने टाइम तो लेना था उस वाली कविता ने। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि हम ये वाली पोइम जो है उसे एडिट करते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि उस पोइम में भी बहुत सारी कमियां हैं और आपको अच्छे से वो चाहिए, तो आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ज़रूरत नहीं है उसे फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करने की। तो वैसे ही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जैसे मैंने डाली थी बहुत पहले, तो और अपने वादे के अनुसार तो मैंने तो आपको कहा था कि मैं सैटरडे को नई पोइम लेकर आऊँगी। तो इसलिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप, हम लोग वापस से एक नई पोइम डाल रहे हैं और आपको वापस से एक नई पोइम सुनने को मिलेगी इस चैनल पर। तो सैटरडे है आज और नई पोइम लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो अभी जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपनी जो री एडिट की थी जो पोइम वो माँ की, उसमें मैंने आपको बताया था शायद थोड़ा इस पोइम के बारे में। तो मैं श्योर नहीं हूँ गाइज़, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि शायद मैंने बताया था। तो हो सकता है कि ये मेरा भ्रम ही हो, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मैंने बताया था। तो अगर नहीं बताया हो तो सॉरी। तो मैं अभी भी आपको बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, पोइम के बारे में, पोइम शुरू करने से पहले। तो कविता तो हमेशा से ही मेरे फेवरेट टॉपिकों में से एक, मतलब कि आप समझ ही चुके होंगे, प्रकृति पे ही है। लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है जिस तरह मैं हमेशा प्रकृति से सीख लेने की कोशिश करती हूँ और प्रकृति को सुंदर प्रकृति का सुंदर वर्णन करती हूँ, उस प्रकार नहीं है ये कविता। इसमें आज मैं नेगेटिव पॉइंट भी नहीं, मतलब पॉइंट में क्या नेगेटिव है, पॉइंट तो अच्छी है। इसमें मैं ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से, आजकल की इंसानियत जो है उससे पर्दा उठाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और ये मेरे हृदय के भाव हैं, और हृदय के भावों को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारने की कला को ही लेखन कहते हैं। ऐसे लिखने को तो कुछ भी लिख लिया जाता है, और पढ़ने को भी तो पढ़ लिया जाता है। यूँ ही पढ़ने में क्या है, आपको अंग्रेज़ी आती है, आपको हिंदी आती है, पढ़ लिया आपने। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज मैं आपको यहाँ ये स्पष्ट कर लूँ कि पढ़ें और ना केवल पढ़ें, समझें। जी हाँ, असल में पढ़ने का अर्थ ही समझना होता है। तो आप समझिए, हम लिखते हैं तो इसका लिखना तो आप लोगों को आनंद देने के लिए है। ये जब हम राइमिंग वगैरह करते हैं, ये तो आप लोगों को आनंद देने के लिए होता है। और राइमिंग एक ज़रिया होता है कि मनुष्य के दिल को जो छू जाए, उसके लिए राइमिंग हम करते हैं। लेकिन हमारा असल में जो मकसद होता है, तो वो तो आपको मॉरल देना ही होता है। तो यदि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, हाँ, राइमिंग्स का आनंद ले लेंगे और समझेंगे नहीं कि हमने मॉरल क्या दिया है, तो आई डोंट थिंक कि हमारा मकसद पूरा हुआ। इसीलिए मैं आपसे आज यहाँ विनती करती हूँ कि आप मेरी कविता पढ़ें और समझें भी साथ में, और इसे अच्छे से आप अपने मस्तिष्क में सोच विचार कर इसे समझें, और ये समझें कि इसमें हम आपको क्या मॉरल देना चाहते हैं। तो और ना केवल सिर्फ मेरी ही, बल्कि हर कविता, हर लेखन में, हर कथा में ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई मॉरल दिया जाता है, और उसे ही उचित तरह से कथा कहा जाएगा, और उचित तरह से उसे ही लेखन कहा जाएगा। तो विनती है आपसे, न केवल मेरी अथवा सभी की कविताएं या कथाएं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, उन्हें समझिए। तो एक तो कविताएं और लेखन, अर्थात लेखन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कथा है, दो बैलों की कथा, वो एकदम सरल भाषा में है, एकदम सरल शब्दों में है, और एकदम सरल वाक्य जो है उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। मैं हाँ शुद्ध हिंदी में ही कहती हूँ, और मेरी कविताएं भी शुद्ध हिंदी में ही होती हैं, क्योंकि मुझे हिंदी से प्रेम है और अच्छी लगती है कहने में और बोलने में और सुनने में, पढ़ने में, सब कुछ हिंदी अच्छा लगता है मुझे।
तो इसके लिए मैं हिंदी में ही बनाती हूँ। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की वो कथा जो है वो मिक्स्ड भाषा में कही जाए तो कुछ स्थानीय शब्द हैं उसमें, कुछ उर्दू शब्द हैं उसमें, कुछ हिंदी शब्द हैं जो कि हमारी लोकल भाषा है, जो भारत में आम तरह से की जाती है, आम तौर पे इसी प्रकार की जाती है, ना शुद्ध हिंदी ना शुद्ध उर्दू। तो कुछ स्थानीय शब्द भी बीच में मिक्सअप हो गया, तो मिक्सअप भाषा थी वो। तो इसे कहते हैं सरल कथा या सरल शब्दों का उपयोग करना, सरल वाक्यों का उपयोग करना। और ऐसा ही हर जगह होता है। ज़्यादातर कथाएं एकदम सरल होती हैं, किंतु कविताओं के अगर हम बात करें तो इसका विपरीत हो जाता है। कविताओं में ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, शब्द और जो हमारे वाक्य हैं वो तो आराम से होंगे, मतलब अच्छे से होंगे, आप उनको समझ पाते हैं, सरल भाषा में ही होते, लेकिन उन्हें फिट इस तरह से किया जाता है कविता में कि आप समझ ने भी आपको थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है और थोड़ा सा आपको मस्तिष्क पर जोर भी डालना पड़ता है। और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो आज की कविता मैंने पहली बार अपने चैनल पे ऐसी कविता डाली है, थोड़ी जो आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। और मैं बार बार कह रही हूँ थोड़ी, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल कोई पहाड़ सी कविता नहीं डाल दी है, आपके लिए आसान होगी, बस आप ध्यान केंद्रित कीजिए और आप मेरी कविताएं देखते हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरी और जिसकी भी आप कविताएं देखते हैं, जैसे मेरी कविताएं हो गई, मीठी कलम की कविताएं होंगी, उनकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। तो एक बार आप यूट्यूब पे चेक ज़रूर कीजिएगा मीठी कलम का चैनल। तो जैसे कि मैं हो गई, मीठी कलम हो गया, और भी कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी उभरती हुई आशाओं को आप अवश्य प्रोत्साहन दें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उनके चैनल को भी। मैंने उनकी पोएम देखी हैं, ऐसी दमदार लेखनी है उनकी कि आपको झंझोड़ के रख देगी। तो एक बार ज़रूर उनके चैनल को चेकआउट कीजिएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ना केवल आप उन्हें बस सब्सक्राइब करके फॉर्मेलिटी करें, आप करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है मैसेज भी समझें, और वो भी इतने अच्छे मैसेज देती हैं मीठी कलम, उनका मॉरल इतना अच्छा होता है। तो आप उसे आज की इसमें यही प्रार्थना है कि आप मैसेज समझें। तो अब शुरू करते हैं हमारी नई कविता, जिसका शीर्षक है कल से लगी एक आग। कल से लगी एक आग जंगल में तबाही मचा रही, कल से लगी एक आग जंगल को खा रही, कल से लगी एक आग सोने न जा रही, कल से लगी एक आग तबाही मचा रही। कल से लगी एक आग प्रदूषण बढ़ा रही, कल से लगी एक आग वनवासियों का घर जला रही, कल से लगी एक आग जीवों को डरा रही, कल से लगी एक आग तबाही मचा रही। कल से लगी एक आग को लोग घरों से देख रहे हैं, कल से लगी आग पर फिर भी ना पानी फेंक रहे हैं, कल से लगी एक आग ने सीने में एक आग लगाई, सीने में लगी आग की लपटें दहक दहक कर पूछती हैं, क्या जंगल इतना सस्ता है। कल से लगी एक आग अब बुझती है सिर्फ बारिश के होने पर, सीने में लगी आग बुझती है सिर्फ जवाब देने पर। कल से लगी एक आग जंगल में बुझ गई है, अब प्रश्न तो ये है कि सीने में लगी आग बुझेगी अब कब। आशा है आपको इतनी भी कठिन नहीं लगी होगी ये समझने में। आप ध्यान केंद्रित करके इसे सुनेंगे तो अवश्य ही आपको समझ आएगी। और ये चेक करने के लिए कि आपको समझ आई है या नहीं आई है, और इसलिए मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि जो अंत में प्रश्न किया कि कल सीने में लगी एक आग बुझेगी अब कब, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। तो ऐसे आपको नॉवेल्स ज़रूर पढ़ने चाहिए जो इस तरह से लिखे हों, भले ही समझ ना आए, धीरे धीरे करके हो जाएगा। इससे सोचने की क्षमता बढ़ती है, और पॉजिटिविटी वाले नॉवेल्स और वगैरह बुक्स पढ़नी चाहिए, कविताएं। इससे आजकल की जनरेशन में हम जैसा देख रहे हैं बहुत ही डिप्रेशन मचा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ने से बहुत चेंज आता है लाइफ में, और मतलब पढ़ने से आप जो पढ़ेंगे वही आपका दिमाग सोचेगा, तो बहुत अच्छा होता है अगर आप अच्छा पढ़ते हैं। तो पढ़िए, आपको जो पसंद है आप उसे पढ़िए, लेकिन मतलब बीच बीच में कभी ना कभी ऐसे पॉजिटिव वाले वाइब्स जो देते हैं उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा आप। तो यहाँ मैं अब आपको बताऊंगी इस पोएम के बारे में कि मैंने जैसा कि आपसे वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि
हम अपने हृदय के जो भाव होते हैं कभी उसे ही कागज़ पर उतारते हैं। तो मुझे ये भाव और ऐसा टॉपिक यहाँ से आया कि मैंने अपने घर से एक फॉरेस्ट फायर देखी और नॉर्मली सभी की तरह मतलब सब ने उसे देखा होगा लेकिन सभी की तरह मैं भी अंदर आ गई। तो उस टाइम तो वो बहुत ही कम थी, मुझे तो लगता है कि वो उसी टाइम शुरू हुई थी लगना आग जंगल में फैलने। तो अगले दिन मैंने फिर से उसी समय वो फॉरेस्ट फायर देखी, लेकिन उस समय वो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। तो मुझे एक मिनट तो मैंने फिर से इग्नोर किया उसे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब अभी तक मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तक ये बुझी नहीं है। तो फॉरेस्ट फायर्स मैं आपको बता दूं यूजुअली बुझती नहीं है, क्योंकि वो जंगल में इस समय सूखा घास भी बहुत होता है समर्स के टाइम में। तो ये कविता एक समर के टाइम में बनाई हुई कविता थी। तो उस समय सूखा हुआ घास भी बहुत होता है, तो आग बहुत ही हद तक फैल जाती है और जंगल की आग फिर जंगल की आग होती है। जिस तरह ये एक मुहावरा भी है कि जंगल की आग की तरह बातें फैलती हैं, तो उसी प्रकार से आप यहाँ से अनुमान ले सकते हैं कि जंगल की आग कितनी खतरनाक और भयावह होती है। तो ऐसे तो खुद वो बुझती नहीं, तो मुझे यही आश्चर्य हुआ कि किसी ने प्रयत्न नहीं किया उसे वहाँ बुझाने का, क्योंकि वहाँ जो था वहाँ लोगों के घर नहीं थे। कि तो फिर मैंने सोचा कि इसीलिए मैंने सोचा कि ये आग क्यों नहीं बुझाई। तो मैंने देखा कि वो बहुत ही घना जंगल है और वहाँ लोगों के घर नहीं है, मनुष्यों के घर नहीं है। फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, यहाँ लोगों के घर नहीं है, लेकिन क्या इससे भी पूरा संकट टल जाता है? यहाँ के जीव नहीं रहते, पक्षी नहीं रहते, तो यहाँ जो वनवासियों का प्रयोग हुआ है वो मनुष्यों का नहीं है। वनवासी ये जीवों के लिए है, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, पशु पक्षी जो भी वहाँ है, उसका वनवासी जो मैंने प्रयोग किया है इस शब्द का अर्थ यहाँ पे जानवरों और पशु पक्षियों से है जो वन में वास करते हैं, जिनका वन में घर है। तो उन सब लोगों को, उन सब जीवों को कितनी परेशानी हुई होगी। ऐसे अगर किसी मनुष्य की बस्ती में आग लग गई होती तो अभी तक तो न जाने कहाँ कहाँ रिपोर्ट्स आ रही होती कि ये यहाँ आग लग गई और फायर ब्रिगेडर्स पहुँचे नहीं, यहाँ फायर फाइटर्स यहाँ पहुँचे नहीं। उसी प्रकार जब इसका विपरीत होता है और जीव जंतुओं के घर में आग लगती है तो किसी को इसकी चिंता नहीं। ये देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और इससे मैंने एक पोइम बनाई कि मैं यहाँ दर्शा सकूं कि मानवता यहाँ कितनी दुर्बल और कितनी नीच है, कितनी नीच दिखाई पड़ती है। और ना ही सिर्फ दिखाई पड़ती है मानवता, आज की मानवता नीच है। तो वो जो आग थी वो बारिश से ही उसी समय बुझ चुकी थी। तो आग तो बुझ गई थी बारिश से, लेकिन उसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि यहाँ इतना सब हुआ, किसी ने देखा नहीं, किसी को फिक्र नहीं हुई। और मुझे खुद पे भी रोष है क्योंकि पहली बार मैंने भी उसे इग्नोर किया और मुझे लगता है कि हाँ, सब ने उसी तरह इग्नोर किया था उस आग को जिस तरह मैंने किया। लेकिन मैं जिस तरह से सहायता कर पाई और मैं जिस तरह से आवाज़ उठा पाती हूँ मैंने उठाई। मैंने इस कविता को लिख के इसे अपलोड भी कर दिया है। अब आपका काम है कि सब तक ये मैसेज जाए कि क्यों आज मानव में इतना भी हृदय नहीं रहा कि वो अपने से दुर्बल और अपने से छोटे जीव जंतुओं को बचा पाए, जो कि ईश्वर की ही देन है। हम सब एक ही पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा कर्तव्य होना चाहिए इस पृथ्वी को सुंदर और अच्छा बना, ना कि जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका स्वार्थ है, उसी काम को करने का। और ऐसे मानव को, ऐसे मानवता पर धिक्कार है जो किसी अपने से तुच्छ को नहीं बचा पाए। इसका मुझे बहुत खेद है कि आजकल की मानवता में इतनी जागरूकता नहीं रही। और मेरा मानना है कि हमने अपनी इतिहास को भुलाकर जो मुग़लों के बारे में और जो बाहर से आए हुए लुटेरों के बारे में जो प्रशंसा उनकी गढ़ी और जो पड़ी है, उसी का ये असर है। क्योंकि अगर हम सुनते कि हमारे महान राजा जो थे, हमारे महान राजाओं ने, देशभक्त राजाओं ने जिस प्रकार के कार्य इस धरा के लिए और जिस प्रकार के कार्य इस भूमि के लिए किए, अगर हम वो पढ़ते तो शायद ही आज हमारे मस्तिष्क में ऐसा बुरा असर नहीं हुआ होता और हमारी थोड़ी सी इंसानियत आज भी ज़िंदा होती। तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रयत्न करूँगी। मैं पुरानी बुक्स खोज कर जो जिनने हमारे असल इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है जिस बुक में, मैं वो पढ़ के ज़रूर आपके सामने एक बार लाऊंगी। लेकिन आपका काम है कि उसे शेयर करने का और सब तक जाए, तो सारी जनता तक ये जाए। और मैं ज़रूर आपके समक्ष पुरानी बुक्स को पढ़ के, जिसमें हमारी रियल हिस्ट्री लिखी हुई है, चोला डायनेस्टी और राजपूत्स के बारे में जो भी लिखा हुआ है,
मैं वो सब आपके समक्ष लेकर आऊँगी और इंसानियत का पाठ फिर से एक बार पढ़ाने का प्रयत्न करूँगी। आप भी बुक्स पढ़िए, एंशिएंट बुक्स जो हमारी तो एंशिएंट बुक्स को पढ़ के हमें अपने राजाओं के बारे में पता चलता है। और मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा कि आजकल अपने ग्रंथों के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। तो अपने अपने ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान में भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी। और यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं किसी मज़हब के बारे में नहीं बोलती हूँ। ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं जो अगर मुग़लों के ख़िलाफ़ कुछ कहो तो कहते हैं मज़हब के ख़िलाफ़ कहा है। भाई आपका मज़हब क्या है? इतनी छोटी सी रेंज है आपके मज़हब की कि मुग़लों के लिए बोलो तो आपका मज़हब ही बिगड़ गया, आपके मज़हब के लिए कुछ गलत बोल दिया तो नहीं, आपका मज़हब अलग है। आप डिफरेंशिएट करना सीखिए इनमें। मुग़ल हमारे इंडिया के किसी भी मज़हब से मैच नहीं होते। वो कोई नहीं थे हमारे, बस वो लुटेरे थे जो भारत को लूटने आए थे। और ऐसी ही मंदबुद्धियों के कारण, ऐसी ही छोटी सोच के कारण वो अपने कार्य में सफल भी हुए। लेकिन अब हमारा कार्य है उनके सपने को पूरा करने का। तो हम उनके प्रति, उनने आज़ादी दिलाई हमें, हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रख सकते हैं और उन्हें एक आदर्श मानकर अपने सारे जीवन के कार्य कर सकते हैं। तो अब मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती, हम आउट ऑफ टॉपिक चले गए, लेकिन ज़रूर इस टॉपिक पे भी कभी वीडियो लाऊंगी। लेकिन इसी के साथ एंड करते हैं ये वीडियो और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।